मेन प्रिंसिपल्स जिनको कि हम मलूज़ खातर रखते हैं सैम्पलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी रैंडम, यानी हमने रैंडमली सफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करना है। उसकी बेसिक क्वालिटी क्या है? दैट मस्ट बी रैंडम। प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर, एक और जो प्रिंसिपल हम इसमें फॉलो करते हैं वो है लार्ज नंबर का। होता क्या है कि आप जब अपने डाटा को और डिफरेंट तरह की रिसर्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि जैसे ही आपका डाटा, आपका सैंपल लार्ज होता जाता है, खुद ब खुद उसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एट्रीब्यूट्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। स्टेडीनेस आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है और कंसिस्टेंसी आ जाती है। तो एक जो आप कह लें कि इसका शॉर्ट टिप है वो ये है कि as much you can take a big sample that will be helpful for you to establish the steadiness, stability and consistency। तो इसको भी हम as a law ऑफते हैं। कुछ सैंपल की क्या क्वालिटीज होती हैं? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मेरा ख्याल है रिप्रेजेंटेटिवनेस पे जितनी हम बात कर चुके हैं, मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। जो पॉपुलेशन आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके जितने एट्रीब्यूट्स हैं, जितनी खूबियाँ खामियाँ हैं, वो सबकी सब आपके सैंपल में मौजूद होनी चाहिए। तब हम कह सकेंगे कि दिस इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ दैट पॉपुलेशन और यूनिवर्स। नो बाइस इन सेलेक्टिंग सैंपल। एक्चुअली होता क्या है कि हम अगर बाइसनेस सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग में कर लेते हैं तो हम अपने हाथों बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो जितना आप अनबाइस्ड होके चलेंगे उतनी ही आपको प्रॉब्लम्स इसमें कम आएंगी। बल्कि एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि हम अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी की शॉर्ट कमिंग को स्टैटिस्टिकल मेथड से कवर अप करते हैं। हम कवर अप तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। इवन बहुत सारी जगहों पे स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज के ज़रिए स्टैटिस्टिशियन क्लेम तो करते हैं कि हमने बाइसनेस को रिड्यूस कर दिया, हमने नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस को कंट्रोल कर लिया, हमने उसके जो सैम्पल एरर्स थे उसको हील अप कर दिया, लेकिन उनको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इन बिल्ट आपकी थ्योरेटिकल या मेथोडोलॉजी के लेवल पे आपकी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। तो जितना आप अनबाइस्ड रहेंगे उतना ही आपके लिए प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ सैंपल शुड बी सेम। ये नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वालिटी ऑफ सैंपल शुड बी सेम का कतई मतलब नहीं है कि यू शुड गो टू सेलेक्ट ऑल द पीपल ऑफ सेम एट्रीब्यूट्स। योर पॉपुलेशन या यूनिवर्स की रिप्रेजेंटेटिव आपका सैंपल होना चाहिए, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज्ड सैंपल नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज से ये मुराद है कि से आपका डेटा कहता है कि यू शुड गो फॉर द सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ दैट स्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो आपके पास उसके अंदर अगर हाईएस्ट रिच लोग हैं तो हाईएस्ट पुअर भी होने चाहिए, मीडियोकर भी होने चाहिए, डिफरेंट लेयरिंग होनी चाहिए। तो यू हैव टू कंट्रोल इट कि जो एट्रीब्यूट आपकी पॉपुलेशन का है वो इन गुड क्वालिटी आपकी सैंपल का पार्ट बने। रेगुलेटिंग कंडीशन शुड बी सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। यस, रैंडमाइजेशन सेम होनी चाहिए। सैम्पलिंग नीड टू बी एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब वही है कि बहुत सब्जेक्टिव है। मुनासिब, मुनासिब आप किसको कहते हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हमें टेक केयर करनी पड़ती है। पॉपुलेशन क्या है, कौन से क्वेश्चन आयर यूज़ कर रहे हैं, कितनी यूनिक पॉपुलेशन है, कितनी कॉमन पॉपुलेशन है, इन एक्चुअल पॉपुलेशन का क्या साइज है, नेचर ऑफ द स्टडी क्या है। यानी आप इसको यूँ ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी हम बात कर लेते हैं ह्यूमन सर्विसेज प्रोफेशनल्स पे कि हम उनके ऊपर एक रिसर्च करना चाह रहे हैं। अब अगर आप देखो ह्यूमन सर्विसेज प्रोफेशनल बहुत बड़ी रेंज है इनकी, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। एडिक्वेट नंबर ऑफ सैंपल विल डिपेंड अपॉन कि हमारी टाइप ऑफ रिसर्च क्या है। यानी सेम सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप क्वांटिटेटिव नेचर की रिसर्च करेंगे तो वहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर में लोग होने चाहिए, सैम्पल साइज काफ़ी हाई होना चाहिए।
ऑन द अदर साइड अगर आप एक क्वालिटेटिव रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप 1500 को तो डील ही नहीं कर सकते। वहाँ पे आपका नंबर जस्टिफाइड होना चाहिए विद रेफरेंस टू द टाइप ऑफ रिसर्च जिसके साथ आप मूव कर रहे हैं। एस्टिमेट द सैम्पलिंग एरर, आप पहले से एस्टिमेशन करें, प्रिडिक्ट करें, एप्रीहेंड करें कि आपको किस तरह के सैम्पलिंग एरर्स का सामना करना पड़ सकता है और आप उसके लिए फुली इक्विप्ड हो। अभी हम अपने इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सैम्पल स्टडी शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल आइटम्स। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ये नहीं होना चाहिए कि आपने सैम्पल ड्रॉ तो किया है पूरे यूनिवर्स के लिए, लेकिन जब आप उसका हल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि जी ये गुजरांवाला गिफ्ट यूनिवर्सिटी तक की एप्लीकेबल है। इवन अगर आप उससे अगली यूनिवर्सिटी तक भी मूव करते हैं तो ये सोल्यूशन एप्लीकेबल नहीं। प्रिपेयरिंग अ सैम्पलिंग डिज़ाइन, आप सैम्पलिंग डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपकी यूनिवर्स क्या है, फिनिट है कि नॉन फिनिट है। सैम्पलिंग यूनिट डिफाइन करते हैं, वही सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, सैम्पलिंग साइज क्या है और क्या सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कौन सी ऐसे सैम्पलिंग मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। एक है प्रोबेबिलिटी के मेथड्स हैं और दूसरे नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कौन से शामिल हैं, रैंडम है, सिंपल है, सर्टिफाइड है, स्ट्रैटिफाइड है, रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर है, सिस्टमैटिक है एंड प्रोपोर्शनेट है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या शामिल है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जब हमारे पास ये मेथड है रैंडम सिंपल, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, क्लस्टर, सिस्टमैटिक एंड प्रोपोर्शनेट। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे पास जो सैम्पलिंग के मेथड्स हैं वो कोटा, पर्पसिव, एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल, मल्टी स्टेज एंड स्नोबॉल। इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि आपके जो सैम्पलिंग का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स में उसका ऑब्जेक्टिव इन तमाम की डिटेल जानना उस तरह से नहीं है, तो मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। रैंडम सिंपल का मतलब ये है कि हम किसी भी पॉपुलेशन में से हर एक पर्सन के इक्वली चांसेस ऑफ सिलेक्शन है। दूसरा ये है कि हम उसके डिफरेंट स्ट्रेट्रास बना लेते हैं और स्ट्रेट्रास में से फिर रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग एक 3 स्टेजेस सैम्पलिंग होती है। हर लेयर पे हम अपनी लिस्टिंग करते हैं और उसके अंदर से हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे होते हैं। और जो प्रोपोर्शनेट है उसका मतलब ये है कि प्रोपोर्शनली हम चीज़ों को लेके चलते हैं और प्रोपोर्शन वाइज उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम देखते हैं कि कोटा है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अगर हम एक ओवरव्यू दें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स इसमें शामिल हैं जिसमें कि हमारी पॉपुलेशन के हर यूनिट का ऐसा सैम्पल सेलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है। ये अगर हम कहें तो ये एक्यूरेट डेफिनेशन या एक्यूरेट सैम्पलिंग है जो कि प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे कि आप जानते हैं कि इसके नाम से जाहिर है कि इसमें प्रोबेबिलिटी की कंडीशन उस तरह शामिल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। इसमें हमारा सैम्पलिंग का मेथड ऐसा एक मेथड होता है जिसमें पॉपुलेशन के हर यूनिट एलिमेंट इंडिविजुअल के सिलेक्शन के इक्वल चांसेस नहीं होते, बल्कि हम करते क्या है कि प्रोबेबिलिटी की जो सिलेक्शन है वो हम सही अंदाज से नहीं कर सकते हैं। हमारे पास लिमिटेशन रिसर्च की ऐसी होती हैं या नेचर ऑफ पॉपुलेशन ऐसी होती है, तो ऐसी सूरत में एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन कर देते हैं और उन्हीं की बेसिस पे हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग की सिलेक्शन कर रहे होते हैं। अब एक्चुअली इसमें चांसेस ऑफ बायसनेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि जो क्राइटेरियाज हम बनाते हैं वो खुद से बना रहे होते हैं, खुद से डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर मार्जिन एरर का ज़्यादा होता है जिस वजह से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम कुछ बायसनेस करते हैं। जो थर्ड इसका एक वे है वो है कम्बिनेशन ऑफ बोथ।
अमूमन होता ये है कि हम जब सोशल साइंसेस में रिसर्चेस कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है हम उसमें प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे सैम्पलिंग नहीं कर सकते। ये हमारी शॉर्टकमिंग कह लें या एक लिमिटेशन ऑफ द स्टडी होती है कि उसके लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं होती। ऐसी सूरत में हमें जाना ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे पड़ता है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक फ्रेम है, डिज़ाइन है, हम उसके अंदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ऐड कर लें। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने कोई एक रिसर्च करनी है पाकिस्तान के किसी भी एक एस्पेक्ट पे, एलिमेंट पे, हमने यूनिवर्सिटीज़ पे करनी है। अब हमारे पास ये चांस नहीं है कि हम तमाम सूबों में इसकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तमाम स्टूडेंट से रैंडमली प्रोबेबिलिटी बेसिस पे डाटा कलेक्ट करें। हम ये कर सकते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हुए हम खुद से डिफाइन कर लें कि इस प्रॉब्लम के पेश नज़र इतनी स्टडी की लिमिटेशंस की वजह से इंस्टेड ऑफ ये कि हम तमाम के तमाम पाकिस्तान को इसमें ऐड करें, हम इन एरिया से डाटा ले रहे होंगे। यहाँ तक तो हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर ली। फिर हम ये करें कि जो हमने यूनिट सेलेक्ट किया है, जो हमने अपना सैम्पलिंग फ्रेम बनाया है और उसके अंदर जो सैंपल हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी की बेस पे कर लें। यानी अगर जब हम एक यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए हैं तो गोइंग इनसाइड द यूनिवर्सिटी हम रैंडम सैम्पलिंग कर दें इंस्टेड ऑफ कि वहाँ पे भी हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करें और फिर हम उन्हीं मेथड्स को यूज़ कर रहे हों। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बन सकता है जो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। सैम्पलिंग एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि एरर्स की वजह से आपके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं रहते हैं या उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चैलेंज करना आसान हो जाता है। टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ बाइसनेस, वी कैन लुक इनटू देयर आर टू टाइप्स जिससे कि हमारे पास सैम्पलिंग में एरर्स आता है। एक तो है जिनको एरर्स को हम बाइस्ड एरर्स कहते हैं और दूसरों को अनबाइस्ड एरर्स कहते हैं। बाइस्ड एरर्स कौन से होते हैं? जो कि हमारी सैम्पलिंग टेक्निक की वजह से सामने आते हैं। ये आपके साइज के भी हो सकते हैं या किसी टेक्निक के पेश नज़र हो सकते हैं। अनबाइस्ड या जो एरर्स हैं वो क्या होते हैं कि वो इसलिए सामने आते हैं क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उनके और सैंपल के दरमियान एक इनबिल्ट डिफरेंस मौजूद होता है। आई वॉन्ट टू रेफर यू, हमारा जो बहुत ही स्टार्ट का एक लेक्चर था जिसमें हमने पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में पढ़ा था, वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि जो सैंपल के पैरामीटर्स हैं और जो सैंपल के जो स्टेटिस्टिक्स हैं और जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट इन दोनों में डिफरेंस होता है और इसको हम अनबाइस्ड एरर कहते हैं, जो सैंपल और पॉपुलेशन के वैल्यूज़ के दरमियान। कौन से मेथड यूज़ किए जा सकते हैं सैम्पलिंग के इन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए? इसमें हम देख सकते हैं कि सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करें, आप जितनी डॉक्यूमेंटेशन क्लियरली करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रिव्यू करते जाएंगे और अगर कहीं पे भी कोई एरर नज़र आता है तो उसको इनिशियल स्टेज पे ही आप रिड्यूस कर देंगे। बिल्कुल इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि ज़ुबानी कलाम में हम बहुत सारी चीज़ें अगर कर लेते हैं तो हमारे यहाँ एक नॉट ओनली ये कि सिर्फ हम में है, बीइंग ह्यूमन बीइंग हम सब में फॉरगेटिंग का एक एलिमेंट पाया जाता है, भूल जाते हैं। कभी कभार हम ओवर जनरलाइजेशन कर देते हैं, कभी कभार हमें उसका सीक्वेंस उस तरह से आइडिया नहीं रहता। तो इन तमाम तरीक़ों में किसी जगह पे भी हमसे गलती हो सकती है और अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाए तो इसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इफ़ेक्टिव न्यूमरेशन यानी लिस्टिंग कर लें। जब आप लिस्टिंग करेंगे तो बहुत प्रॉपरली आप चीज़ों को लेके चल रहे होंगे, ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात प्री टेस्टिंग, बल्कि ये अगर आप देखें आपकी रिसर्च का एक बहुत अहम असूल भी है कि आप पायलट स्टडी पहले करते हैं और उसके बाद आप मेन स्टडी कर रहे होते हैं। वजह उसकी यही है कि अगर आपको कोई एरर नज़र आता है आपकी कोई ट्रेंड्स ऑफ डाटा में या आपकी सैंपल के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपको कहीं पे
प्रॉब्लमेटिक नज़र आता है, तो इंस्टेड कि आप 1500 लोगों पे उस रिसर्च को करें एंड देन यू विल फाइंड आउट कि एक एरर रह गया, आप एक छोटे सैंपल पे उसको करके देख लें और अगर कोई एरर मौजूद है तो उसको पहले आप रेक्टिफाई करें एंड देन यू कैन मूव अहेड. कंट्रोलिंग मेथोडोलॉजी बाय सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक्स. स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस तरह की मेथोडोलॉजीज मौजूद हैं जिनसे कि हम बायसनेस को अप्रोप्रिएट मेथड कर सकते हैं. नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या हो सकते हैं? ये हमें ऐसी मिस्टेक्स की तरफ लेके चलते हैं जो सैम्पल सिलेक्शन की वजह से हमारे सामने आती हैं, और जो कॉजेज़ हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स की, ऑपरेशनल हो सकती हैं, इनएडिक्वेट रिस्पॉन्सेज हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट हो सकता है, दोनों एंड पे, रिसर्चर की साइड पे भी और जिनसे आप डाटा ले रहे हैं उनकी साइड पे भी हो सकता है. समटाइम हम उसके अंदर से कुछ फैक्ट्स को कंसील कर देते हैं और ये भी एक वजह बनती है जो आपके डाटा को एक तरह से प्रॉब्लमेटिक कर देता है. तो इस तरह से कुछ नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी हैं जो आपके सैंपल को इन्फ्लुएंस भी होती हैं. फैक्टर्स जो हैं रिलेटेड टू सैंपल साइज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको बताया कि सैंपल साइज होना क्या चाहिए, ये एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि आपके पास क्वेश्चन है और इसके ऊपर शायद कोई एक तरह का जवाब इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता. यही वजह है कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और जब आप अपनी रिसर्च प्लान करते हैं तो उसके सैंपल को डिटर्मिन करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, प्लान करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हैं, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को गेज आउट करते हैं एंड देन यू विल कम टू द कंक्लूजन. एक इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है स्टैट्स में, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो एक्यूरेसी है कैलकुलेटिंग द सैम्पल साइज, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ हो जाता है जिसमें कि आपका ZS लिमिनरी स्टैंडर्ड डिविएशन है आपकी यूनिवर्स का, Z नंबर आपके स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं और T एरर्स आपके टॉलरेटेड एरर्स होते हैं. यानी आप पहले से एक मार्जिन ऑफ फ्रीडम दे देते हैं, मार्जिन ऑफ एरर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इतना पॉसिबली प्रॉब्लम तो आ सकता है, तो उसको आप पहले ही सेट कर लेते हैं और उसके बाद लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका वो होता है और उसके बाद यू विल गो विद इट कि आप अपनी बाकी चीज़ों को क्लेम कर सकें कि दीज आर एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स. आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा. इंशाल्लाह अपनी इंटरेक्शन क्लास में हम इस पे बात कर रहे होंगे. थैंक यू सो मच.